नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी आरोग्य पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर छोटा मेरा खेत। और साथ ही इसमें दूसरी कविता है बबूलों का के पंख। तो यहाँ पर ये जो कविता लिखी गई है, ये कविता यहाँ पर लिखी गई है उमाशंकर जोशी जी द्वारा। और हमने इस कविता को अपने लास्ट सेशन में ही पढ़ लिया था। तो देखिए, पहली कविता जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी वो थी हमारी छोटा मेरा खेत, और दूसरी कविता बबूलों के पंख इसमें हमने आगे पढ़नी है। तो यानी कि जो हमने कविता पढ़ी उसको एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि क्या कुछ पढ़ा था हमने अपने लास्ट सेशन में, और उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, उमा शंकर जी के बारे में भी, यानी कि उनके परिचय को हमने यहाँ पर आपको दे दिया था, उनका कवि परिचय, उनका जन्म कब हुआ और क्या क्या उनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर उनकी सभी रचनाओं के विषय में मैंने आपको बता दिया था, जैसे कि उनकी एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध, संपादन, अनुवाद, काफी सारी चीजें उन्होंने की। और उसके बाद उनकी काव्यगत विशेषताओं को भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, और साथ ही उनकी भाषा शैली पर भी हमने यहाँ पर बात की थी। तो जब आप बड़ी क्लास में होते हैं तो फिर आपके लिए केवल और केवल जो पाठ है वही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि पाठ के लेखक और उनकी काव्यगत विशेषताएं किस तरह की हैं, उनकी रचनाएं कितनी हैं, उनकी भाषा शैली क्या है, ये सारी चीजें आपके लिए महत्व रखती हैं। तो बिल्कुल आप अपनी नोटबुक में एटलीस्ट, ये मैं आपको हर बार बताती हूँ कि सबसे पहले तो आपने पाठ और उसके कवि का नाम, या अगर हम कोई भी गद्य खंड से जुड़ा हुआ चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके लेखक का नाम, वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने बाकी आगे पाठ में थोड़ा सा इस तरह से कवि का परिचय आपने देना है, उनकी रचनाओं को डिस्क्राइब करना है, उनकी काव्यगत विशेषताओं को थोड़ा सा लिखना है, उसके बाद उनकी जीवन शैली को लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर फिर कविता जो है छोटा मेरा खेत, इसका सार हमने यहाँ पर पढ़ा था, यानी कि पूरा जो एक पूरी कविता का सार जो होता है, एक निचोड़ जो होता है कि क्या कुछ बताया गया है इस कविता में। तो देखिए, हमने यहाँ पर कवि के कर्म, यानी कि जो इस पूरे, जैसे हमने कहा छोटा मेरा खेत चौकोना, अगर आप ये सुन रहे हैं तो आपको खेत समझ आ रहा होगा, लेकिन कवि ने यहाँ पर एक जो लेखक होता है, एक जो कवि होता है, उसके बारे में बताया है। और जो कागज का जो एक पन्ना होता है चौकोर, उसको उसका खेत बताया है। ठीक है, और यहाँ पर उनको जो वो एक कागज का पन्ना जो है वो एक चौकोर खेत की तरह लगता है। और जैसे किसी आंधी तूफान से, आपने देखा होगा कि जब आंधी तूफान आता है तो अपने साथ बहुत सारी चीजें जो है वो लेकर आता है। तो इसी तरह से जब भावनाओं की आंधी आती है, यानी कि मन में बहुत सारी बातें आती हैं, मन में बहुत सारी भावनाएं जब उमड़ती हैं, तो उन भावनाओं की आंधी से किसी एक क्षण जो है वहां पर बीज जो है बोया जाता है। ठीक है, जैसे खेत में जब बहुत तेज आंधी आती है तो खेत में इधर उधर से किसी फूल के बीज, किसी भी फल के बीज, किसी भी अन्य जो धान, चावल, या इस तरह से कोई भी दाल, इस तरह के बीज जो है वो गिर जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी फसलों के बीच में अलग अलग तरह के घास या अलग अलग तरह के बीज उगे हुए रहते हैं। तो यही रीजन होता है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया था कि किस तरह से किसी अंधड़, यानी कि कोई जब अंधड़, यानी कि कोई जब आंधी आई और उससे यानी कि जो बुक में उन्होंने यहाँ पर अपनी जो किताब है, अपनी जो कॉपी है, उसको एक कागज का खेत बताया है। और उसमें उन्होंने बताया कि जब भावनाओं की जब आंधी आती है तो कैसे उसमें एक क्षण का बीज बोया जाता है। और ये जो एक क्षण जो है बीज बोया जाता है, देखिए अचानक से, और वो बीज किस चीज का होता है, वो बीज होता है रचना का, वो बीज होता है विचारों का, वो बीज होता है अभिव्यक्ति का। तो इस तरह से उनका जो खेत है वहां पर क्या होता है, फसल एक तरह से बो दी जाती है।
जिस तरह से खेतों में हम बहुत सारे उर्वरक डालते हैं, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, उससे क्या होती है, और कीटनाशक डालते हैं, उससे क्या होती है, फसल अच्छी होती है। तो उसी तरह से यहाँ पर कल्पनाओं का सहारा लेकर फसल जो है यानी कि कविता जो है अच्छी होती है, क्योंकि कवि की कल्पनाओं की उड़ान को तो आप पहचानते ही है कि कितनी एक तरह से कितनी लंबी, कितनी ऊंची होती है कवि की कल्पनाओं की उड़ान। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये कल्पनाओं की उड़ान का सहारा लेकर विकसित होते हैं, और इस प्रक्रिया में वो स्वयं गल जाता है। कौन गल जाता है, देखिए जब बीज को हम खेत में डालते हैं तो बीज क्या होता है, धीरे 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 गल जाता है, और उसके बाद क्या वो एक पौधा बन जाता है। तो इसी तरह से जो एक कवि है वो अपनी सारी भावनाएं, अपनी सारी रचना, अपनी सारी अभिव्यक्ति को जब एक कागज में उड़ेल देता है तो फिर वो क्या हो जाता है, अपने आप से, यानी कि वो अपने आप खाली हो जाता है, और उसको अगर पहचानना है तो उसकी कविताएं हम पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से उसमें अंकुर निकलने लगते हैं, यानी कि कविता में क्या होता है, अब धीरे धीरे कविता भी अपना पूर्ण रूप ग्रहण करती है। जब उसमें अंकुर निकलते हैं, वो पुष्प पत्तों से पल्लवित होता है, तो इसी तरह से कविता भी पूर्ण होने लगती है। और उसमें जिस तरह से जो कृषि कर्म में अब उसमें फल लगने लगते हैं, फूल आने लगते हैं, बालियां आने लगती है, तो उसी तरह से जो आपका यहाँ पर जो साहित्यिक कृति है वो जो यहाँ पर की गई थी उसमें भी रसधार बहने लगते हैं, और ये वही रुपाई का ही परिणाम होता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक बहुत ही मेन चीज बताई है कि खेत में पैदा होने वाला अन्न जो है वो भी एक समय पर खत्म हो जाता है, वो भी समाप्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब खेती करते हैं तो क्या करते हैं, 6 महीने गेहूं बोया जाता है, 2-3 महीने का जो ये टाइम होता है, ठीक है, नवंबर, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे गेहूं बोया जाता है, फिर अप्रैल मई में या मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, फिर उसके बाद जुलाई में जब बारिश हो रही होती है उस टाइम पे धान की बुआई की जाती है, रुपाई की जाती है, और फिर उसको सितंबर तक काट लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी टाइम होता है एक साल में अलग अलग तरह की जो फसलें उगाने का। तो इससे क्या होता है, ये सीजनल्स होते हैं, यानी कि अभी अगर गेहूं बोए हैं तो गेहूं भी कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएंगे, फिर से गेहूं बोने पड़ेंगे। लेकिन कभी जब कोई रचना कर देते हैं, कोई साहित्य जब लिख देते हैं, और उसका जो रस होता है वो क्या होता है, अनंतता तक चलता रहता है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता। और उल्टा क्या होता है, जितना उसको फैलाते हैं, जितना उसको बांटते हैं, वो उतना ज्यादा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी थी यहाँ पर अपनी पहली कविता, छोटा मेरा खेत चौकोना। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब तो देखिए रिवाइज भी हो चुकी है पहली कविता, और क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही ये परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दूसरी कविता है हमारी बगुलों के पंख। तो चलिए इसका सार एक बार देख लेते हैं, फिर इस कविता को हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। और देखिए, बगुलों के पंख, ये जो कविता है ये एक बिंब युक्त कविता है, दृश्य बिंब युक्त कविता है, कि जो प्रकृति का एक तरह से प्रकृति का जो दृश्य है वो क्या होता है, हमारी आंखों में जब बैठ जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार आप बहुत सुंदर चीज देखते हैं और फिर वो क्या होता है, आपकी आंखों में वो उसकी जो है तस्वीर जो है अटक जाती है, यानी कि आप क्या करते हैं कि जहां पे भी आपको लगता है अरे यार अब वो चीज कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, तो एक तरह से फिर आप उसको अगर चित्रित करना चाहें तो वो एक तरह से आपका दृश्य बिंब हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्रकृति के इसको दृश्य बिंब युक्त कविता कहा है बगुलों के पंख। तो जो प्रकृति के सुंदर दृश्य हैं जो कि हमारी आंखों में एक तरह से हमारी आंखों के सामने जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रकृति सजीव हो गई है, ऐसा लगता है कि मतलब प्रकृति को सजीव रूप में वो प्रस्तुत करती है। ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें जो है अपनी अलौकिक छवि यहाँ पर बिखेर रही हैं। तो सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए कवि ने यहाँ पर कई कई युक्तियां अपनाई हैं, यानी कि अलग अलग प्रकृति के सुंदरता को दिखाने के लिए बहुत ही अलग अलग तरह की युक्तियां उन्होंने दिखाई है, जिनमें सर्वाधिक प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्यौरों का चित्रात्मक वर्णन, और अपने मन पर वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाला उसका प्रभाव। ठीक है, पहले तो उसका पूरा चित्रात्मक वर्णन किया है, यानी कि पहले बताया है कि इस तरह की प्रकृति है,
और उसके बाद उसका मन पर क्या प्रभाव पड़ा है, कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा है, वो उन्होंने बताया। तो देखिए किस तरह की कविता है यहाँ पर बताया है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ रहे सफेद बगुलों को, यानी कि पूरे आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और उसमें सफेद रंग के बगुले, जो बगुले पानी में बैठते हैं ना, आपने देखा होगा बगुले का ध्यान, बिल्कुल ध्यान लगाकर वो पत्थर के ऊपर बैठा रहता है, किसी भी मछली का इंतजार वो कर रहा होता है। तो अब ये पंक्ति युक्त, पंक्ति बनाकर उड़ते हुए सफेद बगुलों को जब वो देखता है तो वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान। अब देखिए कवि जो होते हैं ना, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, आपने पढ़ा भी होगा, अब तो आप क्लास 12th में है, क्लास 7th या 8th में आपकी कविता है कि कवि के कल्पनाओं की जो उड़ान है, ठीक है, कवि की कल्पनाओं की उड़ान जो है उसका कोई अंत नहीं है। यानी कि पक्षियों सबसे उसकी तुलना की है कि फूल के खुशबू की महक, फूल के महकने की भी एक लिमिट होती है, एक टाइम के बाद फूल भी खिलता है और खुलता है, महकता है और एक टाइम बाद वो भी सूख कर समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जो पक्षियों की उड़ान के बारे में बताया कि वो भी, उसकी भी एक सीमा होती है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर बताया है, लेकिन जो कवि की कल्पना की उड़ान होती है वो क्या होती है, अनंतता तक होती है। कवि के उड़ान की कोई, कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं रहती। वो जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि कवि किसी भी विषय पर कविता लिख देते हैं, चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, झरने हो, काला आसमान हो रात का जिसमें तारे बिखरे हुए हो, या दिन का नीला आसमान हो, या समुद्र हो, या पहाड़ हो, या झरने हो, या किसान हो, किसी भी चीज पर कवि जो है अपनी कल्पनाओं से सुंदर कविता जो है लिख देते हैं। अभी क्लास 12th में आते आते आपने क्लास 6 से लेकर अभी तक, या क्लास फर्स्ट क्लास से ही आपने अपनी हिंदी में इतनी सारी कविताएं आपने पढ़ दी होंगी कि आपको अभी तक जो एक तरह से एक्सपेक्टेशंस भी रहती है हमारी कि आप क्लास 12th तक आते आते इतना सीख जाते हैं कि कितने सारे विषय हैं जिन पर हम रचनाएं कर सकते हैं, जिन पर हम अपने विचार जो है लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर वो कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पर एक सुंदर कविता का निर्माण कर रहे हैं। वो इस नयनाभ राम दृश्य में कवि सब कुछ भूलकर उसमें खो जाते हैं और वह इस माया से अपने आप को बचाने की गुहार लगाते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि मैं इस माया से मोहित हुआ जा रहा हूँ, यानी कि मैं इसमें फंसता जा रहा हूँ, मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ और वो स्वयं को इससे बचा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर जो कविता का सार है उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। इससे पहले हमने देखिए जो छोटा मेरा खेत कविता है उसको मैंने संपूर्ण व्याख्या इसकी की थी आप लोगों के लिए, और साथ ही इसके अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने डिस्कस नहीं किया था अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को, और ये इसलिए डिस्कस नहीं किया था क्योंकि मैंने एक एक चीज आपको, एक एक पंक्ति मैंने क्लियर की थी और ये मैंने आपको दिया था होमवर्क में। यहाँ पर मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप इसको, इस पर जो है कुछ प्रश्न बनाकर लाएंगे और अगर आप उनका उत्तर खुद से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से पूरी कविता जो है क्लियर हो जाएगी। तो ये थी हमारी पहली कविता। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी कविता, बगुलों के पंख। चलिए शुरू करते हैं। नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती हैं वे मेरी आंखें। नभ में पाती बांधे, पाती यानी कि पंक्ति, बांधे यानी कि बनाकर। आपने देखा होगा शाम के समय, जरूर देखिएगा अगर नहीं देखा है तो, क्योंकि सुबह के टाइम तो इतना पता नहीं चलता है या हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन शाम के टाइम पे आप अपने घर की छतों पर जरूर निकलिएगा। आजकल जो सर्दियों के दिन होते हैं इस टाइम पे आप निकल सकते हैं 5:30 बजे के टाइम पे, या 5 बजे के बाद आप निकलेंगे 6 बजे तक अंधेरा होने से पहले, तो आपको पूरे आकाश में आपको पक्षी, खास तौर पर जो कौवे हैं या चिड़िया है, ये क्या करते हैं, पंक्तिबद्ध होकर आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे अपने घरों की तरफ, अपने घोंसलों की तरफ, अपने नीड़ों की तरफ जो है ये वापस आपको जाते हुए दिखाई देंगे। और ये सुंदर
सुंदर दृश्य जो है मन मोहने वाला होता है। तो यहाँ पर अब कवि क्या कहते हैं कि नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती हैं वे मेरी आंखें। वो पंक्तिबद्ध होकर जो उड़ते हैं ये बगुले, तो इनके सुंदर सफेद पंख जो है ऐसा लगता है कि अब ये मेरी आंखों को, इनकी सुंदरता में मैं इतना मुग्ध हो गया हूँ, ऐसा लगता है कि मेरी आंखों को चुरा कर ले जा रहे हैं। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत छाया। तो यहाँ पर क्या कहा है, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, यानी कि बादल पूरे आकाश पे जो है कजरारे यानी कि काले रंग के बादलों की एक छाया सी बनी हुई है, एक छाया लगी हुई है, और उन पर क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, ऐसा लगता है कि उनके ऊपर सांझ के समय की एक श्वेत काया जो है, काया यानी कि शरीर, वो ऐसा लग रहा है कि तैर रहा है उनके ऊपर, वो पंक्तिबद्ध होकर इस तरह से उड़ रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, हौले हौले, हौले हौले का अर्थ होता है धीरे धीरे, जाती मुझे बांध निज माया में, और ये धीरे 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 मुझे अपने मोह में जो है बांध रही है, यानी कि मैं इसकी तरफ आकर्षित ही हुआ जा रहा हूं, मैं उसकी तरफ एक तरह से झुका जा रहा हूं। उसे कोई तनिक रोक रखो, वो कहते हैं कि मैं इसकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ, इस मोह की तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ, इसे कोई तनिक, तनिक यानी कि जरा सा, इसे जरा सा कोई रोक तो लो। और कहते हैं वह तो चुराए लिए जाती है मेरी आंखें, वह तो चुराए लिए जाती है मेरी आंखें, नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख, नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख, यानी कि ये जो बगुलों के पंख हैं, ये नभ में जब पंक्तिबद्ध होकर जब ये बगुले उड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जब जब हम किसी चीज पर मोहित हो जाते हैं या कहीं पर हम किसी उपवन में चले जाते हैं, किसी जगह पर चले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये बहुत ही सुंदर जगह है, तो फिर वहां से हटने का मन नहीं करता, उसको कुछ देखने का मन करता है, लगातार देखने का मन करता है। तो वही यहाँ पर कवि के साथ हो रहा है कि उनकी आंखें जो है हट नहीं पा रही है वहां से। तो चलिए, जो यहाँ पर दो काव्यांश हमने पढ़े, इनको अच्छे से इनकी व्याख्या यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कठिन शब्द, अब देखिए कठिन शब्द इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी नभ आकाश, पाती अर्थात पंक्ति, कजरारे यानी कि जो काले वाले बादल होते हैं, सांझ संध्या का समय, सायंकाल, सतर्ज जो चमकीला या उज्जवल हो, श्वेत सफेद, काया शरीर, हौले हौले यानी धीरे धीरे, निज अर्थात अपनी, माया अर्थात उसका प्रभाव या उसका जादू या उसका मोह भी कह सकते हैं, और तनिक यानी कि थोड़ा सा या जरा सा, पाखें पंख। तो इस तरह से कुछ कठिन शब्द भी यहाँ पर डिस्कस हुए। अब देखिए इसका प्रसंग हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो प्रसंग क्या है, प्रसंग में आपको जो शुरुआत की चीजें थी, जो हमने यहाँ पर अपनी पिछली कविता यानी कि छोटा मेरा खेत चौकोना में हमने जो प्रसंग पढ़ा था, उसमें आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो शुरुआत का प्रसंग है वो सेम होगा, जैसे कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तिका, यानी कि प्रस्तुत कविता, केवल इतना भी लिख सकते हैं, कविता का नाम भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत कविता बगुलों के पंख हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 में संकलित है, और इसके रचयिता उमाशंकर जोशी जी है। इतना तो सेम ही रहेगा दोनों कविताओं में, ठीक है, क्योंकि दोनों जो कविताएं हैं उन दोनों के जो रचयिता है वो उमाशंकर जोशी जी ही हैं। तो इतना आपका सेम रहेगा, बाकी उसमें जो कुछ बताने की कोशिश की गई है वो आप लिखेंगे, और इसमें जो बताई गया है वो आप लिखेंगे। जैसे आप कहेंगे कि इस कविता में सौंदर्य की एक नई परिभाषा प्रस्तुत की है, और इस सौंदर्य का मानव मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मनुष्य के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको उन्होंने यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से बताया है। ठीक है, तो देखिए
व्याख्या क्या है? अब देखिए मैंने काफी अच्छे से यहाँ पर आपको क्लियर करने की कोशिश तो की, लेकिन अब यहाँ पर इसकी व्याख्या हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि कवि आकाश में छाए काले काले बादलों में पंक्तिबद्ध होकर, पंक्ति बनाकर उड़ते हुए बगुलों के सुंदर सुंदर पंखों को जब देखते हैं, तो जब वो बगुलों के उन सुंदर पंखों को देखते हैं जो पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं, तो वो उस टाइम पे वो कहते हैं कि मैं उन्हें देखता ही रह जाता हूं। यानी कि ऐसा लगता है कि वो दृश्य जो है मेरी आंखों को चुरा रहा है। यानी कि लगातार एक टक होकर वो उन्हें देख रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो दृश्य मेरी आंखों को चुरा ले जाते हैं। कहते हैं जैसे हमारा इस दृश्य ने तो मेरा मन मोह लिया, या इसने तो मेरा मन चुरा लिया। चुरा लिया यानी कि अपनी तरफ ही खींच लिया, अपनी तरफ ही आकर्षित कर लिया, मोहित कर लिया। तो बिल्कुल वो कहते हैं ऐसा लग रहा है कि ये दृश्य जो है मेरी आंखें चुरा रहा है। काले काले बादलों की छाया नभ पर छाई हुई है, सायंकाल की चमकीली सफेद काया। और शाम के समय, देखिए मैंने बताया था ना कि जब शाम के समय आप आकाश में देखेंगे तो जब आकाश जो है पूरी तरह से नीला भी नहीं होता और पूरी तरह से काला भी नहीं होता, थोड़ा सा सफेद होता है, थोड़ा सा लाल होता है। और उस टाइम पे आप देखेंगे, और जैसे मैंने आजकल के दिनों में बताया जो सर्दियों का टाइम होता है ये होता है 5 से 6, क्योंकि 6 बजे के बाद लगभग अंधेरा हो जाता है, तो उसके बाद आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाई देंगे। और गर्मियों में ये टाइम आपका लेट हो सकता है, यानी कि 6:30 बजे के बाद हो सकता है, ठीक है ना, या 7 बजे भी हो सकता है कई बार। तो आपको पंक्तिबद्ध होकर जो है कौवों का या और भी पक्षियों के जो है झुंड के झुंड आपको जाते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह से वो कहते हैं कि उन पर काले बादलों की छाया जो है आसमान पर छाई हुई है, और उस पर सफेद काया, काया यानी कि सफेद रंग का जो शरीर है वो क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो तैर रहा है, तैरता हुआ प्रतीत होता है। और ये दृश्य इतना आकर्षक है कि अपने जादू से वो धीरे धीरे मुझे बांध रहा है और मैं उसमें खोता जा रहा हूं। तो कवि आह्वान करते हैं, क्या आह्वान करते हैं? क्या पढ़ा था हमने इसमें? कविता भी याद रखिएगा। क्या कहा है कि हौले हौले ले जाती मुझे बांध निज माया से, कोई उसे तनिक रोक रखो। आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं कि अरे कोई तो इसे जरा सा रोक लो, इस प्रभाव को कोई तो जरा सा रोक लो, इस आकर्षण को कोई तो जरा सा रोक लो। तो वो इस आकर्षण से भरे हुए दृश्य को के प्रभाव को रोकने के लिए कहते हैं, और इस दृश्य के प्रभाव से वो बचना चाहते हैं। यानी कि वो देख लिया, सुंदर लगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा उन्हें इफेक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। तो वो कहते हैं कि मैं बचना चाहता हूं इसके आकर्षण से, और परंतु यह दृश्य तो कवि की आंखों को चुरा कर लिए जा रहा है। आकाश में उड़ते हुए पंक्तिबद्ध बगुलों के पंखों में कवि की आंखें अटक कर रह जाती हैं। कवि जो है उसमें खो जाते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब ये दृश्य कवि की आंखें चुरा कर ले जा रहा है, कवि का मन चुरा कर ले जा रहा है। तो पहला यहाँ पर जो ये काव्यांश है इसका हमने जो कविता पढ़ी उसको वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए जो विशेष क्या है, सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप किसी भी काव्यांश का काव्य सौंदर्य जब प्रस्तुत करते हैं तो उसमें आप या व्याख्या करते हैं तो उसमें आप विशेष बताते हैं कि इन व्यक्तियों में, इन पंक्तियों में सॉरी विशेष क्या है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कवि ने सौंदर्य और सौंदर्य के प्रभाव का वर्णन किया है। ठीक है, पहले तो सौंदर्य के बारे में बताया है, यानी कि आकाश में काले घुंघराले जो कजरारे बादल छाए हुए हैं, उस पर जो सफेद बगुलों का झुंड जो उड़ रहा है पंक्तिबद्ध होकर, उसके विषय में बताया है। उसकी सुंदरता को बताया है, यानी कि सौंदर्य को दर्शाया है। उसके बाद सौंदर्य के प्रभाव को, यानी कि उस सौंदर्य का प्रभाव कवि पर क्या पड़ रहा है उसको उन्होंने बताया है कि किस तरह से वो मोहित हुए जा रहे हैं, आकर्षित हुए जा रहे हैं, और उस यानी कि क्या प्रभाव उन पर पड़ रहा है। ठीक है, तो विशेष सबसे पहला है कि सौंदर्य और सौंदर्य के प्रभाव का वर्णन यहाँ पर किया गया है। दूसरा, हौले हौले, लास्ट लाइन देखी होगी आपने, हौले हौले
शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर खड़ी बोली की सहज अभिव्यक्ति है। और जैसे शुरुआत में ही बताया कि बिंब योजना है। और आंखें चुराना, चुरा ले जा रहा है मेरी आंखें, आंखें चुराना एक मुहावरा है। ठीक है, तो यही चीजें आपने ध्यान रखनी है और यही चीजें आपने यहाँ पर समझनी है। अब देखिए यहाँ पर है इनसे जुड़े हुए प्रश्न। ठीक है, इनसे जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पर है, यानी कि जो आपने यहाँ पर पढ़ा उससे जुड़े हुए प्रश्न है। तो अब इनको हम देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट सेशन में जो हमने कविता पढ़ी थी छोटा मेरा खेत, वो तो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे सारे प्रश्न, यानी कि आप लोगों को घर से करके लाने को कहा था कि आप कुछ इसी तरह से, जब कविता आपको अच्छे से समझ आ गई तो कुछ प्रश्न बनाकर लाएं, ये आपको होमवर्क दिया था। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने इसको किया भी होगा होमवर्क को। अगर नहीं भी किया है तो ये कविताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसमें से हम यहाँ से पढ़ लेंगे, आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा, हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है हमारे दूसरी कविता से, जिसमें कवि कह रहे हैं कि जिसमें कवि यहाँ पर कह रहे किस दृश्य पर मुग्ध है। ठीक है, प्रश्न है कि कवि किस दृश्य पर मुग्ध है और क्यों। कवि किस दृश्य पर मुग्ध है और क्यों। तो बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही आसान है, कविता का भावार्थ अगर अच्छे से समझ आ गया है तो ये जो प्रश्न होते हैं बहुत ज्यादा टफ नहीं होते। तो कवि शाम के समय जो दृश्य है उस समय के दृश्य पर बहुत ज्यादा मुग्ध हो रहा है, जब आकाश पे कजरारे बादल जो है छाए हुए हैं और उन बादलों के बीच से बगुले जो है, सफेद रंग के बगुले जो है पंक्तिबद्ध होकर, यानी कि पंक्ति बनाकर उड़ रहे हैं। और उनकी जो ये सफेद काया है वो इस तरह से प्रतीत हो रही है, इस तरह की लग रही है जैसे कि वहां पर सफेद काले बादलों के ऊपर सफेद काया ऐसा लग रहा है कि तैर रही हो, श्वेत काया जो है तैर रही हो। तो ये जो बगुलों की जो ये कतार है, यानी कि काले बादलों के ऊपर उड़ती हुई ये सफेद बगुलों की जो कतार है वो बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और इसीलिए जो है कवि इस दृश्य पर बहुत ही ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गए हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, उसे कोई तनिक रोक रखो। इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं। देखिए उसे कोई तनिक रोक रखो। अब इस पंक्ति में कवि जो है देखिए दो तरह की बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं कि पहले तो कवि उस पूरे सौंदर्य को, पूरे के पूरे सौंदर्य को क्या करना चाहते हैं, उस सुंदर दृश्य को क्या करना चाहते हैं, बिल्कुल रोक के रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इसे कोई रोक लो, इसे कोई रोक लो, यानी कि अगर ये मेरी आंखों से ओझल हो जाएगा, अगर ये मेरी आंखों से दूर चला जाएगा तो ऐसा लगेगा कि मैं इस पर, मेरा मन, मेरी आंखें भी इसके साथ चली गई है। तो कहते हैं तनिक इसे कोई रोको जरा। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो स्वयं को उस दृश्य से बचाना चाहते हैं। अब एक तरफ कह रहे हैं कि कोई मुझे बचा लो, ठीक है ना, मुझे बचा लो इससे कि ये मेरा मन और मेरी आंखें दोनों ये लूट कर ले जा रहा है, और मेरी मन और मेरी आंखें ये दोनों चुरा कर लेकर जा रहा है ये दृश्य। तो दो तरह की बातें यहाँ पर सामने आ रही है कि एक तो वो रोक कर रखना चाहते हैं और दूसरा कि उनका जो है मन, एक तो वो वहां से अपना मन हटाना भी चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे मन को और मेरी आंखों को चुरा कर ले जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगला प्रश्न है इसमें, कवि के मन प्रायः मन और प्राणों को किसने अपने आकर्षण की माया में बांध लिया है और कैसे। सेम तरह के प्रश्न है, देखिए आप देखेंगे सेम है, बस आपको क्या करना है, घुमा फिरा के थोड़ा सा प्रश्न दे दिया जाएगा और आपको उसका उत्तर देना है। अब देखिए सेम आप देखेंगे, अगर ये वाला प्रश्न देखा जाए और ये वाला देखा जाए तो बिल्कुल एक ही उत्तर आएगा। ठीक है, कि कवि के मन और प्राणों को किसने अपनी ओर आकर्षित किया, किसने अपनी माया में बांध लिया और कैसे। तो सेम चीजें है कि जो बादल जो है कजरारे, जो आकाश जो है कजरारे बादलों की छाया से भरा हुआ है और उस पर सफेद बगुलों का एक झुंड जो है वो पंक्तिबद्ध होकर, पंक्ति बनाकर जो है उड़ रहा है, और वो उसका आकर्षण
यानी कि उसका आकर्षण इतना ज्यादा है, वो इतना अच्छा लग रहा है, वो इतना दृश्य इतना सुंदर लग रहा है कि कवि का जो मन है वो उसकी तरफ पूरी तरह से आकर्षित हो रहा है, और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कजरारे बादलों की छाया में सुंदर काया जो है तैर रही हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह का यहाँ पर उत्तर दिया गया है। आप देखेंगे कि कवि के मन और प्राणों को आकाश में काले काले बादलों की छाया में उड़ते हुए बगुलों की पंक्ति ने बांध लिया है, और पंक्तिबद्ध होकर उड़ते श्वेत बगुलों के पंखों में उसकी आंखें अटक कर रह गई हैं, और अब कवि वहां से अपनी आंखें हटा नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से लास्ट अगला प्रश्न है जो कवि उस सौंदर्य को थोड़ी देर अपने से दूर क्यों रोक कर रखना चाहते हैं, उसे क्या भय है। तो देखिए, कवि उस सौंदर्य को थोड़ी देर के लिए अपने से दूर रोक कर रखना चाहते हैं, क्योंकि वो अब उस दृश्य पर पूरी तरह से मुग्ध हो गए हैं, और वो चाहते हैं कि कहीं ये रमणीय दृश्य, ये सुंदर दृश्य, ये मनमोहक दृश्य कहीं लुप्त ना हो जाए। जैसे मैंने कहा ना कि उनको बिल्कुल डर है कि थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो जो उड़ रहा है बगुलों का पंख, बगुले जो है जो उड़ रहे हैं पंक्तिबद्ध होकर, वो एक टाइम पे तो निकल ही जाएंगे आपके आगे से। तो वो कहते हैं कि इस दृश्य को वो रोक लेना चाहते हैं, क्योंकि वो उस पर पूरी तरह से मुग्ध हो गए हैं, और उनके मन में भय है कि कहीं ये दृश्य जो है लुप्त ना हो जाए, कहीं ये बगुले यहाँ से जल्दी जल्दी उड़कर दूर ना चले जाए, मेरी आंखों से विलुप्त ना हो जाए। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से ये दो कविताएं यहाँ पर लिखी गई हैं उमा शंकर जोशी जी द्वारा, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। दोनों कविताएं हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं, दोनों कविताओं को हमने अच्छे से यहाँ पर डिस्कस किया, और अब हम इस पार्ट में सौंदर्य बोध संबंधित, जो काव्य बोध संबंधित जो प्रश्न है उनको आगे डिस्कस करेंगे, और साथ ही उसके बाद जो दूसरी कविता है उसके भी हम यहाँ पर काव्य सौंदर्य बोध संबंधित जो प्रश्न है उनको पढ़ेंगे, और फिर सबसे ज्यादा जो मेन चीज आती है वो है पाठ्य पुस्तक से संबंधित हल, क्योंकि आपके एग्जाम में आपका जो काव्य खंड है उससे भी काफी सारे 5 से 6 प्रश्न लगभग आते हैं काव्य खंड से भी। तो आपको हर एक कविता को अच्छे से पढ़ना है, उसके जो पाठ्य पुस्तक संबंधित जो हल है उनको आपने पढ़ना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रश्न दिए गए हैं, जैसे छोटा मेरा खेत चौकोना में कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है। छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है। और सेम प्रश्न जो है, कागज के पन्ने की तुलना छोटे चौकोने खेत से करने का आधार स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो दोनों चीजें बताई गई हैं कि किस तरह से, दो तरीके से ये प्रश्न आ सकता है, उत्तर सेम ही है कि छोटा चौकोना खेत और कागज का, उसको कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है, और कागज के पन्ने की तुलना छोटे चौकोने खेत से क्यों की गई है, उसका आधार बताइए। तो देखिए आधार क्या है, कवि छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहा है, यानी कि कवि ने कागज के पन्ने को छोटा चौकोना खेत कहा है। आप ये लिखेंगे क्योंकि उन्होंने कागज के पन्ने का कंपेयर ही एक छोटे से खेत से किया है, चौकोने खेत से किया है। तो जिस प्रकार देखिए, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि सबसे मेन चीज जो उन्होंने कहा कही वो है कि कवि का कर्म और एक किसान का जो कर्म होता है, कि खेती वाला कर्म जो होता है वो बिल्कुल सेम ही होता है। उन्होंने यहाँ पर इस चीज की तुलना की है कि जिस तरह से कवि होता है, वो अब जब उसके अंदर भावनाओं की आंधी आती है तो वो रचना रूपी बीज, अभिव्यक्ति रूपी बीज जो है कागज के पन्ने पर डालता है। ठीक है, और इसी प्रकार जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो बीज एक जगह से उड़कर दूसरी जगह यानी कि खेत में चले जाते हैं। तो जिस प्रकार अलग अलग तरह के रसायनों से, मिट्टी की उर्वरा शक्ति से, और जो वर्षा का जल है उससे, और बहुत सारी चीजों से क्या होता है, वो बीज फलता है, फूलता है, अंकुरित होता है। तो उसी प्रकार कल्पनाओं के बीज से, जो कल्पनाओं के रसायनों से, जब कल्पना के रसायन, जैसे
उसमें बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, अपने भाव के बीज जब वो डालता है तो उसमें कल्पना और भाषा के जरिए क्या होता है, उसमें अंकुर आने लगते हैं, सीधे धीरे धीरे शब्द बनने लगते हैं, पंक्तियां बनने लगती हैं, कविता बनने लगती है। और एक निश्चित समय बाद जिस प्रकार सब चीजों की उपस्थिति में फसल जो है तैयार होती है, तो उसी प्रकार कवि की कृति भी एक समय के बाद जो है एक तरह से वो भी फल फूल जाती है, लेकिन फसल को तो काट लिया जाता है, फसल को तो काट लिया जाता है, स्टोर किया जाता है और एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाती है। लेकिन कविता जो है, साहित्य का रस जो है, लेखन का रस जो है, वो हमेशा के लिए बना रहता है और जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर तरीके से पहला प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब देखिए यहाँ पर कुछ और प्रश्न हैं, इनको आप घर पर एक बार करने की कोशिश करें, अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयास करें। और कोई भी डाउट होता है, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों से हमेशा एक चीज कहती हूँ कि क्लास में आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरह की दिक्कत होती है, आपके हिंदी व्याकरण से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है, क्योंकि क्लास 12 में व्याकरण में बहुत ज्यादा हमारा कोर्स नहीं है, यानी कि आपकी इस तरह की चीजें नहीं है, अलंकार है या आपके ये सारी चीजें इसमें नहीं है। तो बाकी चीजें जो है वो हम आगे आपके कोर्स में सारी चीजें कंप्लीट कराएंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी व्याकरण से रिलेटेड कोई डाउट है, या आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका में या आपकी वेदांत पाठ्य पुस्तिका में आपको लगता है कि कोई चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा है या आपने नहीं पढ़ा है, या चैप्टर जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसमें कोई डाउट है, तो उसे जरूर क्लियर करें। और क्योंकि आपके जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो होती हैं और जिसमें आपको एक तरह से अपना पूरा 100% देना होता है, तो यहाँ पर कोई भी कमी ना छोड़े, कोई भी डाउट हो तो उसे जरूर क्लियर करें। बाकी का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।